चले तो अच्छा, उसके बाद कौन सी एंट्री समझ नहीं आई थी? ये सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, द प्रोसीड वाज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। हाँ देखो जी, ऐसा है, ये तो इसने नई बात बोल दी है ना। बताओ, वो कह रहा है उसका हाउस होल्ड फर्नीचर था। क्या था उसका? हाउस होल्ड फर्नीचर था, घर का फर्नीचर था। उसने उसको बेचा, उसको कैश मिला, वो कैश उसने बिजनेस में फिर से ले आया। और वो कैश वो कहाँ ले आया? बिजनेस में ले आया। समझ गए? वो कैश वो कहाँ लाया? बिजनेस में लाया। तो हम ये कह रहे हैं कि मालिक ने चाहे हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा हो, चाहे हाउस बेचा हो, चाहे हॉर्स बेचा हो, कुछ भी बेचा हो, उसको कैश मिला है, वो ये कैश जो है बिजनेस में लेके आया है। तो हमें तो इससे मतलब है ना, बाकी किसी चीज से तो मतलब है ही नहीं। चाहे वो घर बेचे, घोड़ा बेचे, गाड़ी बेचे, कुछ भी बेचे, क्या फर्क पड़ता है? तो हम तो सीधे सीधे एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जितना वो लेके आया है उतना हम लिख लेंगे कैश। ठीक है, मतलब हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या चीज बेची है। ओके, आगे चलें। चलो ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर सच एज मशीनरी, फर्नीचर आर purchased to increase the earning capacity of the business and not for sale, like goods. Following entries are passed. ठीक है, अब ये कह रहा है जी, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ, देखो परचेज तो यहां भी हो रही है, पर इनकी एंट्री परचेज में नहीं हुई है। देखो लिखो मत, पहले आराम से समझो। परचेज तो यहां भी हो रही है। हमने कहा शर्ट बनाते हैं, तो हम कपड़े भी खरीदते हैं, कपड़े से शर्ट बनाते हैं और बेच देते हैं, वो तो परचेज में चला गया। पर उस शर्ट्स को सिलने के लिए हमें मशीनरी की जरूरत होती है, तो हम मशीन भी खरीदते हैं। पर मशीन हम जो है बेचने के लिए नहीं खरीदते, मशीन को हम खरीदते हैं कि भाई हम मशीन से सिलेंगे और कपड़े बेचेंगे, इससे हमारी क्या बढ़ रही है? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। जहां हम पहले एक शर्ट सिलते थे एक दिन में, अब जो है बढ़िया मशीन लाए हैं, 100 सिलने लग गए हैं, तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो उसकी एंट्री कैसे होगी? उसकी एंट्री कैसे होगी? क्योंकि वो परचेज में तो जाएगा नहीं, तो कहां जाएगा वो? उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री कुछ ऐसे होगी कि जब हम परचेज कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे परचेज मशीनरी फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख की मशीनरी खरीदी है मिस्टर बी से, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री जो एसेट्स आपका आया है, फिक्स एसेट्स, इन्हें क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स। तो इसका हम बनाएंगे एक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदी है वही हो जाएगी। भाई परचेज की केस में भी तो यही होता, परचेज अकाउंट डेबिट होता था, और टू सप्लायर का नाम होता था मिस्टर बी। कितना? 10 लाख और 10 लाख। इतना क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? मिस्टर बी, है ना, ये वाली एंट्री बनेगी। अब पहले एक बात और सुनो मेरी, हमने कहा था, एक बार हम बात कर रहे थे एक्सपेंडिचर की, एक बार हमने बात की थी एक्सपेंडिचर की, याद है? कैपिटल, रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू, तीन तरीके के एक्सपेंडिचर पड़े थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद है? नहीं याद है? क्या मंगाया आपके लिए?
है। तो हमने एक्सपेंडिचर तीन तरीके के पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था कैपिटल, एक हमने पढ़ा था रेवेन्यू, एक हमने पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब हम कोई चीज में अगर पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब खर्चा तो हो ही रहा है हमारा, बट वो खर्चा किस नेचर का है, उसका बेनिफिट एक ही साल में मिलेगा, उसी फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा और खत्म हो जाएगा, तो रेवेन्यू नेचर का हो गया। उसका बेनिफिट आगे आगे सालों में मिलता रहेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी लंबे समय तक मिलेगा। तो हमने किसी एक्सपेंस को डेफर्ड कर दिया है, आगे भी बेनिफिट मिलेगा, हम मान के चल रहे हैं आगे भी मिलेगा, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो ये जो मशीनरी हमने ली है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा। कौन सा है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जाएगा ये भी खर्चे में ही। अभी तो ये क्या है, फिक्स एसेट्स हो गया हमारा, अभी हम खर्चा नहीं दिखा रहे हैं। जैसे 10 लाख रुपए की है ना ये मशीन, तो है तो ये हमारा बेसिकली खर्चा ही, पर इसको खर्चा दिखाने का दूसरा तरीका है। क्या तरीका है कि भाई आज मैंने ये 2025 में खरीदी है 10 लाख रुपए की मशीन, मैं कह रहा हूं इसकी लाइफ है 10 साल, इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। तो इसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि इसका एक साल का खर्चा कितना हो गया? 1 लाख रुपए, है ना। तो इस साल के एंड में मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दूंगा और मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम कर दूंगा। 1 लाख रुपए चला गया, अब मशीन की वैल्यू 9 लाख रहेगी। अगले साल फिर 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दूंगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो फिर 1 लाख रुपए वहां डाले, फिर 8 लाख रुपए बच गए, फिर अगले साल 1 लाख बनाए। तो जब तक ये मशीनरी खत्म होगी, बिल्कुल पूरा कबाड़ा बन जाएगी, तब तक इसका सारा का सारा जो अमाउंट है 10 लाख रुपए का, इसको हम क्या कर देंगे, अपने खर्चे में दिखा देंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ऐसे खर्चे में दिखाते हैं। कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जिनका हम एक ही साल में पूरा का पूरा क्लेम कर देते हैं। जैसे आपने किसी इंप्लॉय को 50 लाख सैलरी दी, साल की सैलरी थी 50 लाख रुपए एक बार में, ठीक है, साल का उसका पैकेज है 50 लाख रुपए का। तो वो तो एक ही साल आपने दिया, उसने एक साल काम कर दिया, बात खत्म। तो सारा का सारा 50 लाख आप एक ही साल में क्लेम कर दोगे, सारा का सारा आपका एक्सपेंस एक ही साल में हो जाएगा, क्योंकि अब अगले साल तो नहीं काम करेगा वो 50 लाख के बदले, अगले साल तो फिर देने पड़ेंगे, समझ गए। तो वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा था हमने, कि जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट कराई किसी फिल्म स्टार से, उसने लिए 10 करोड़ रुपए, आप कह रहे हो नहीं, आप ये मान के चल रहे हो कि इसका बेनिफिट मुझे अगले सालों में मिलेगा, तो मैं 10 करोड़ को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ूंगा और एक साल का खर्चा 2 करोड़ मानूंगा, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, ये क्लियर हो गया। तो मशीनरी अगर हमने खरीदी है, फिक्स एसेट्स अगर हमने खरीदा है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का नाम, अगर कैश में खरीदे तो कैश, चेक दिया था तो चेक, क्लियर हो गया। अगर सेल करेंगे तो अगर हम सेल करेंगे तो अब ये मान के चलो, क्या मान के चलो, मैं बताता हूँ। 10 लाख की वैल्यू थी 2025 में, सपोज आते आते हमने 3 साल में 3 लाख रुपए का इसका खर्चा दिखा दिया। आज बुक्स में हमारी कितनी वैल्यू रहेगी इसकी? 7 लाख रुपए की। आपने किसी दोस्त को चिपका दी, कितने में? 8 लाख रुपए में। आपने किसी दोस्त को चिपका दी, दोस्त को ही चिपका पाएंगे, है ना, बाहर वाला तो नहीं ले पाएगा। तो 7 लाख रुपए आपकी बुक्स में थी और 8 लाख में आपने दोस्त को चिपका दी। तो अब बताओ क्या इस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट तो हो ही रहा है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब ये नहीं कह सकते आपकी मैंने 10 लाख की खरीदी थी, तो 10 लाख में से 2 लाख रुपए तो आप अपना खर्चा दिखा चुके हो, खर्चा एक्सपेंस क्लेम कर चुके हो। अब 1 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा लिया है उसको आपको कहां दिखाना पड़ेगा? इनकम में दिखाना पड़ेगा, उसको आपको इनकम में दिखाना पड़ेगा। तो अब बताओ जी मशीनरी की वैल्यू कितनी है बुक्स में? 7 लाख। तो मशीनरी अकाउंट को जब हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अभी डेबिट बैलेंस है ना इसका, तो जब बेचेंगे तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो मैं मशीनरी अकाउंट को
मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट साइड लिख दूं, कितना 7 लाख। 1 लाख रुपए का क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट ये किस साइड जाते हैं जब बढ़ते हैं तो, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? हाँ जी, क्रेडिट साइड जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे लिख दूं गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1 लाख रुपए। और हमारे बैंक में कितना पैसा आया है, चाहे बैंक में आया हो, चाहे कैश में आया हो, या फिर किसी एबीसीडी किसी बंदे का नाम हो, अभी उसका उधारी पे भी ले सकता हो, है ना, तो बाद में भी देगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 लाख रुपए। जब हम सेल करेंगे तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पर दोस्त था आपका, अच्छा दोस्त था, आप भी ईमानदार थे, आपने कहा देख भाई वैसे 7 लाख की वैल्यू है, तू लेगा तो 6.5 लाख में दे दूंगा, भाई दोस्त है इसलिए दे रहा हूँ, 50,000 का नुकसान दोस्त के लिए, बियर पिला दियो बाद में, है ना, तो 50,000 का नुकसान झेल लेंगे 200 रुपए की बियर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री थोड़ी सी अलग बन जाएगी, फिर बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या एंट्री बनेगी इसमें, इसमें ये एंट्री बनेगी फिर। अब जो ये हमारा क्या है गेन है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, लॉस, ठीक है ना। तो अब देखो लॉस जब होता है तो डेबिट साइड आता है, तो अकाउंट इसको मैं लिख दूं डेबिट साइड, बैंक अकाउंट तो डेबिट ही रहेगा, और मशीनरी अकाउंट कितने से क्रेडिट होगी, ये तो 7 लाख से ही होगी। लॉस कितने से हो जाएगा डेबिट, 50,000 रुपए से, और बैंक में कितने आएंगे 6.5 लाख रुपए। तो ये एंट्री समझ आई। तो जब हम मशीनरी बेच रहे हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सेम वैल्यू पे बेचोगे तो ये लॉस वॉस कुछ आएगा ही नहीं बीच में, सीधे बैंक अकाउंट डेबिट तो मशीनरी अकाउंट। तो जब भी हम फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो उनकी एंट्री ऐसे बनेगी, ना कि वो परचेज में जाएंगे। इतना क्लियर हो गया आपको। फिक्स एसेट्स में कई चीजें होती हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह होता है, मशीनरी हो गई, हमारे कंप्यूटर हो गए, हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारी लैंड हो गया, हमारा बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखो डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए लगा दिया, वैसे तो डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर है हमारे पास, तो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें हर आइटम के लिए रेट दिए हुए हैं, हर एसेट्स के लिए, कि फला एसेट पे 15 लगाओ, फला पे 10 लगाओ, फला पे 40 लगाओ, ऐसे करके। वरना लोग, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं। आप बोलोगे जी मेरी ये मशीन तो 1 ही साल चलती है खाली, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, तो आप उसका 10 लाख का 10 लाख खर्चा कर दोगे क्लेम, और सारा का सारा आपका प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसके बाद आप इनकम टैक्स भरोगे जीरो, है ना, और इनकम टैक्स वाला देखता रह जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स वाला कहता है भाई तुम्हारा चाहे मशीन 10 साल चले चाहे 20 साल चले, हमने जो बोल दिया उससे ज्यादा नहीं है, बात में तो उससे कम क्लेम करना है कर लो, तो उससे कम तो कोई करेगा नहीं, है ना। तो यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, जैसे देखो आपने कोई न्यू मशीनरी खरीदी है, या कोई मशीनरी खरीदी आपने, ठीक है, आप उसका इंस्टॉलेशन भी तो करवाओगे, है ना। तो जैसे हम मशीनरी लाते हैं उसके इंस्टॉलेशन पे जितने भी खर्चे होते हैं, जब तक कि मशीन जो है यूज करने लायक ना बन जाए, जब तक कि मशीन ऐसी ना हो जाए कि हम उसको यूज कर सकते हैं, तब तक उसके जितने भी खर्चे होंगे सारे खर्चे मशीनरी अकाउंट में ही जाएंगे, ठीक है। सपोज करो भाड़ा लगा 1,000 रुपए, तो वो भाड़ा भी मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होगा, मतलब ऐसे नहीं कि आप उस 1,000 रुपए को अलग से एक्सपेंस में दिखा दोगे, वो मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा। हो सकता है मशीन में रखने के लिए आपने स्टैंड वगैरह बनाया हो, कुछ कोई टेक्नीशियन बुलाया हो, उसमें इंस्टॉल किए, जितने भी चार्जेस होंगे सारे के सारे मशीनरी अकाउंट में जाएंगे। कब तक, जब तक वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो जाती और जो है वो यूज करने लायक नहीं बन जाती, जितने भी खर्चे होंगे उसके वो सारे के सारे मशीनरी अकाउंट में जाएंगे। एक बार यूज करने लग गए उसके बाद जो छोटे मोटे खर्चे उनको आप डायरेक्टली क्लेम करोगे, मशीनरी अकाउंट में नहीं डालोगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपने मशीनरी क्या की है, लगाई है, उसके बाद मशीन में थोड़ी सी खराबी आ गई, आपने थोड़ा रिपेयर करवा दिया उसको, 1,000 2,000 5,000 जितना कर हुआ, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट में पूरा खर्चा होगा आपका, तो मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा। समझ गए, इतना क्लियर हो गया। तो चलो अब एंट्री लिखो आप।
परचेज बिल्डिंग एंड इश्यूड चेक, लिख दी सब में। पहली एंट्री है परचेज बिल्डिंग एंड इश्यू चेक, कितने रुपए का? 15 लाख का। दूसरी एंट्री देखो 1 जून, 1 मई, 2 मई ऐसे मान लेना इनको, ठीक है। परचेज मशीनरी फ्रॉम मिस्टर आर लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, 2 लाख रुपए की। फिर और फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर एच, ये मान के लेते हैं 1 लाख रुपए का। फिर 4 तारीख में आ जाओ, बॉट कंप्यूटर फ्रॉम मिस्टर ए लिख लेते हैं 2 लाख। 5वीं एंट्री लिखो पे कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 3000, ठीक है, मतलब ब्रिक्स सीमेंट एक्सेट्रा for rupees 1,50,000 and timber for rupees 2 lakh। Purchase for renovation of building, आपने जो बिल्डिंग खरीदी है उसको आप रिनोवेट कर रहे हो और आपने ये माल खरीदा है। पेमेंट वॉज मेड बाई कैश लिख लेता हूँ, ठीक है, इसमें पेमेंट कैश से उसने कर दी है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप जरा करो एक बार, फिर हम उसके बाद आगे बात करेंगे।